हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ईवीएस कॉरिडोर। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द यूनिट नंबर फर्स्ट, जो कि है हमारी फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस। क्लियर? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो गाइस देखिए, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि आखिरकार इन्वायरमेंट क्या है। क्लियर? सबसे पहले इन्वायरमेंट के बारे में बताना चाहिए। अरे ठीक है, सबसे पहले क्या है, इन्वायरमेंट के बारे में पता करेंगे कि आखिरकार इन्वायरमेंट क्या है। तो इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड से ड्राइव किया जाता है। ठीक है, फ्रेंच वर्ड जिसका मीनिंग होता है सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग। अब सराउंडिंग क्या है? किसी भी सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी एक्स वाई जेड सिस्टम कुछ भी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल चाय बना रही हो, तो उस चाय के पतीले को छोड़ के ना, जो भी चीज़ उसको अफेक्ट कर रही है, ठीक है, अब वो वहाँ का टेम्परेचर हो गया, या फिर आपकी जो किचन है वहाँ पे कितना ह्यूमिडिटी है, या फिर लगा लो पंखा चल रहा है नहीं चल रहा है, जो भी उस चाय के पतीले को इफेक्ट कर रही है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? हमारा सराउंडिंग हो जाएगा। क्लियर? और उसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं। यानी इन्वायरमेंट इज समथिंग दैट अफेक्ट द सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द स्फीयर्स ऑफ इन्वायरमेंट। क्लियर? तो देखिए, स्फीयर्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या है? अरे ये मेरे को चलाना नहीं आ रहा है बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। स्फीयर्स ऑफ इन्वायरमेंट। स्फीयर्स ऑफ इन्वायरमेंट में सबसे पहले बात करें तो आ जाता है एटमॉस्फेयर। देखो, जब ना इन्वायरमेंट को क्लासिफाई करने की बात आई ना, तो साइंटिस्ट के पास बहुत कन्फ्यूज़न हुई कि भाई इन्वायरमेंट तो इतना मतलब इतना बड़ा है, उसको किस तरीके से क्लासीफाई किया जाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि सबको मतलब टुकड़ों में बांट दो। ठीक है, सबको अलग अलग टुकड़ों में बांट दो। तो उन्होंने क्या किया कि गैसेस को अलग से कर दिया। ठीक है, एटमॉस्फेयर अलग से हो गया। फिर गैसेस के बाद बात आई लिथोस्फीयर की, तो लिथोस्फीयर को अलग कर दिया सॉरी। उसके ऊपर क्या था कि वाटर प्रेजेंट था, उसको अलग कर दिया। देन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव कर रहे थे, उनको अलग कर दिया। तो सबको अलग कर दिया, और ये देखा गया सब के सब क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, एक दूसरे से क्या है, सब के सब कनेक्टेड है। ठीक है, अब वो देखो इस तरीके से। सबसे पहले बात कर देंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, एटमॉस्फेयर के बारे में अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, देखो एटमॉस का मतलब ही क्या होता है? एयर या फिर गैसेस। यानी एटमॉस्फेयर में क्या है, जितनी भी हमारी गैसेज आ जाएंगी ना, चाहे वो नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, आर्गन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, जो भी गैसेज हैं सारी की सारी हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर में। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर यानी हाइड्रो का मतलब ही क्या हो जाएगा हमारा? वाटर। ठीक है, यानी कि वाटर कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑन द लैंड। ठीक है, अबव द लैंड। अबव यानी ऊपर। ऊपर कहाँ पे होएगा? लैंड पे तो होएगा, उसके ऊपर कहाँ पे होता है? होता है या नहीं होता? होता है ना। अब देखो गैसेस हैं, गैसेस हैं तो क्या है, उसमें वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है ना। वाटर वेपर भी होता है, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, यानी अबव भी वाटर होता है। उसके अलावा बात करें तो क्या है, और अंडरग्राउंड भी होता है, या फिर बोल सकते हैं इन द लैंड। राइटिंग के लिए बहुत माफ़ी चाहूँगी भाई। ठीक है, इन द लैंड। ठीक है, तो यानी ऑन, अबव एंड इन द लैंड, जहाँ पे भी वाटर प्रेजेंट है सारा का सारा किसमें इंक्लूड हो जाएगा? वो हमारा हाइड्रोस्फीयर के अंदर जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें बायोस्फीयर के बारे में। बायो का मतलब क्या हो जाएगा? लिविंग। ठीक है, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ ह्यूमंस तो आते नहीं है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे बैक्टीरियाज हो गए, एल्गी हो गया, प्लांट्स, एनिमल्स, सारे की सारी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर? देन बात करते हैं लिथोस्फीयर के बारे में। अब लिथोस्फीयर में क्या आ जाएगा? लिथो का मतलब क्या हो जाएगा? रॉक्स। ठीक है, अब रॉक्स का क्या रोल है? रॉक्स को इंक्लूड करना ज़रूरी था क्या? हाँ, ज़रूरी था, क्योंकि अगर सोइल ही नहीं होगी तो एक तरह से अज्यूम करके देखो, जो रॉक्स होते हैं वो क्या करते हैं? सोइल की फॉर्मेशन करते हैं ना। सोइल की फॉर्मेशन करते हैं। अगर सोइल ही नहीं होगी तो ऑलमोस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लगा लो, वो सर्वाइव कहाँ पे करेंगे? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या होता है? सोइल ही होती है। उसके अलावा बात करें तो जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे प्लांट्स हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं? सारे के सारे सोइल के ऊपर ही तो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, हम जो खाना खा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हम जो खाना खा रहे हैं वो क्या है? वो भी तो कहाँ से आ रहा है? वो भी तो सोइल से ही आ रहा है। सोइल उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर सोइल ही नहीं होगी अच्छी हमारे पास, तो फिर उपजाऊ कैसे होगी हमारी ज़मीन? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। बिना अच्छी सोइल चाहिए होती है, अच्छा टेम्परेचर चाहिए होता है, बढ़िया क्लाइमेट चाहिए होता है, कितनी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। एक किसान को ही पता होता है कि आखिरकार उस सोइल की क्या कीमत होती है। ठीक है, तो एक दूसरे से क्या है, ये चीज़ें सारी की सारी इंटरलिंक्ड है। जैसे मैंने आपको एक किसान का एग्जाम्पल दिया ना, तो सारी चीज़ें क्या हैं? आपस में लिंक है। अब वो किस तरीके से लिंक है देखो।
ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मेरे को एक क्रॉप उगानी है ना, तो उसके लिए मेरे को एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी चाहिए। पहली बात, मेरे को अच्छा एटमॉस्फेयर भी चाहिए, ठीक है, अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए। सेकंड मुझे क्या है कि ऑब्वियसली मैं अब बीज डालूंगी तो उसके बाद ही तो ग्रो होएगा ना प्लांट। पानी भी चाहिए उसके लिए मुझे, अच्छी मिट्टी भी चाहिए उसके लिए मुझे, और तब जाके एक फसल उगती है। उसी तरीके से हर एक जो चीज़ है इन्वायरमेंट में यानी नेचर में इस तरीके से बनाई गई है कि वो आपस में लिंक है और एक चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होएगा? ऑब्वियसली ह्यूमंस अपने आप को ही सबसे सुप्रीमो पावर समझेंगे कि भई हमारे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो ऐसे तो बिल्कुल ही बैलेंस हिल जाएगा ना, सारी इक्विलिब्रियम स्टेट है वो डिसबैलेंस हो जाएगी। तो उसी को मेंटेन करने के लिए नेचर ने क्या किया, उन्होंने इस तरीके से इतना बढ़िया बैलेंस बनाया गया है ना कि हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से क्या है, इंटर रिलेटेड है या फिर इंटरलिंक्ड है। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे डिटेल में अबाउट ऑल दिस स्फीयर्स ऑफ एनवायरनमेंट। देखो, सबसे पहले बात करते हैं अबाउट एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? एटमॉस का मतलब हो जाएगा एयर। क्लियर? एटमॉस का मतलब क्या हो जाएगा? सबसे पहले एयर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या है, अब एयर में सिर्फ एक चीज़ थोड़ी ना है, एयर की तो बहुत बढ़िया कंपोजिशन है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस प्रेजेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके अलावा क्या बात कर सकते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर जितनी भी गैसेस हैं उन सबको इंक्लूड करके चलता है, सिर्फ एक गैस को इंक्लूड करके नहीं चलता, सारी की सारी गैसेस को इंक्लूड करते हैं हम एटमॉस्फेयर के अंदर। नेक्स्ट बात करें तो प्रोटेक्टिव लेयर है। अब प्रोटेक्टिव गैसेस किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे? ये तो बिल्कुल बकवास लाइन होगी ना। वही ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करती हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं, वो क्या करती हैं, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे जो लिविंग हम सर्वाइव कर पा रहे हैं आज, तो वो इसीलिए कर पा रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास गैसेस हैं। अगर हम रिस्पायर ही नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली हम सर्वाइव किस तरीके से करेंगे? पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या है कि वो प्रोटेक्ट करती हैं। प्रोटेक्ट किस तरीके से करती हैं? अब जैसे ओजोन लेयर होगी, वो क्या करती है, हार्मफुल यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो एक तरह से वो क्या कर रही है, हमें प्रोटेक्शन का भी काम कर रही है। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं। किस तरीके से? अगर CO2 ही नहीं हो, एक बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि आखिरकार अगर CO2 ना हो तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था कि ऑब्वियसली जो CO2 है वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं कि वो सारा की सारी जो रेडिएशंस होती हैं वो पूरी कोशिश करती है अपनी तरफ से कि भाई जितनी भी रेडिएशंस आ रही है ना, मैं सबको एब्जॉर्ब कर लूँ, किसी को जाने ही ना दूँ, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि टेम्परेचर राइज करता है। और अगर CO2 नहीं होएगी, जो कि एक इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। इनफैक्ट इतना ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा कि हमारा टेम्परेचर लगभग माइनस में भी पहुँच सकता है। क्लियर? तो एक तरह से वो क्या कर रही हैं कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो क्या है, वही हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती हैं गैसेस। उसके अलावा बात करी जाए तो देखो, सबसे प्यारी चीज़ जो है वो हमारी अर्थ ही है, ठीक है। कहीं पे भी ब्रह्मांड में भी अगर आप जालोगे ना, सबसे प्यारी आपको यही लगेगा कि सबसे प्यारा भारत देश हमारा। उसी तरह की सबसे प्यारी धरती हमारी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द डिफरेंट गैसेस। तो देखो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में एक गैस तो है नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस प्रेजेंट है। जैसे कि कौन सी होगी, नाइट्रोजन होगी, ठीक है, ऑक्सीजन होगी, ठीक है, आर्गन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नीलियन होगी, हीलियम होगी। ऐसे तो बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है। किसको याद करेंगे? तो सिंपल है, सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, देन उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है, देन उसके बाद क्या है, हमारी आर्गन है, देन उसके बाद क्या है, CO2 है। अब इसमें से देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा हाईली एमिशन कौन कर रही है कंट्री, CO2 का, इन 2022 स्पेशली, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये आप मेरे को बताओगे, नहीं बताओगे तो मैं अगले लेक्चर में इसे कवर करूँगी, ठीक है। तो ये बात आ जाती है, सबसे पहले हमें क्या बात करनी है कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाइट्रोजन 78% है, 78% है, उसके बाद ऑक्सीजन है वो 21% है, बचपन से रटाया जा रहा है। लेकिन आखिरकार नाइट्रोजन ही सबसे ज़्यादा क्यों है, बाकी गैसेस क्यों नहीं हैं, ठीक है, क्यों? ये क्वेश्चन आना चाहिए ना माइंड में, तब जाके मज़ा आता है ना कि हाँ हमने MSc किया। तो देखो, नाइट्रोजन क्या है, सबसे ज़्यादा इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि एक पहली बात, ये तो क्या है, N फॉर नाइट्रोजन, N फॉर नॉन रिएक्टिव गैस, ठीक है। अगर हम बात करें ना, टोटल नाइट्रोजन की लगभग 5 ऐसी फॉर्म होती हैं जो कि मतलब इन्वायरमेंट में या फिर एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती हैं, ठीक है। लेकिन उनमें से जो मेनली N2 होती है ना, वो क्या होती है, लगभग नॉन रिएक्टिव गैस होती है। इसीलिए उसकी क्या है कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में वो प्रेजेंट होती है, क्योंकि वो इजिली रिएक्ट नहीं करती दूसरों से, और अगर वो रिएक्ट नहीं करेगी तो ऑब्वियसली उसकी अमाउंट क्या होगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर? तो ये हो गया अबाउट द कंपोजिशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो आप याद रखोगे कि सबसे ज़्यादा कौन है, नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, देन आर्गन है, देन CO2 है। इसके अलावा CO2 की कंसनट्रेशन भी याद करनी है कि एट प्रेजेंट कितना हो गया है,
ठीक है, 2 चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट बात करें तो वही देखो, ये कॉम्पोजिशन वही बता रखी है कि आखिरकार नाइट्रोजन कितना है, ठीक है। नाइट्रोजन है वो 78% है, देन ऑक्सीजन है, देन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन की कंपोजिशन, ये 4 चीज़ें याद करनी है, ठीक है। इन्हीं से क्वेश्चन आएगा अगर कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो। नेक्स्ट बात करें तो अबाउट द स्फीयर्स ऑफ एनवायरनमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आना मतलब डेफिनेटली है, 100% श्योर है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कौन कौन सी लेयर्स हैं और इन्हें क्यों क्लासीफाई किया गया, ठीक है। क्या ही ज़रूरत है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में इन्हें क्लासीफाई करूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात आ गया, जब हमने बात की ना एटमॉस्फेयर की, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस प्रेजेंट है, ये बात तो मैंने आपको 20 बार बोल दी। लेकिन क्यों है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, उनकी कंपोजिशन किस तरीके से है, उसके बारे में जब डिटेल से स्टडी किया गया ना, तो उन्होंने देखा कि ट्रोपोस्फियर जो है ना, क्या है ट्रोपोस्फियर जो है ना, अरे मेरे को ये वाला कब आएगा, ट्रोपोस्फियर है वो क्या है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, वहाँ पे वाटर वेपर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। वेदर रिलेटेड जितने भी फिनोमिना है सारे के सारे ट्रोपोस्फियर में हो रहे हैं। क्लाउड्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इनको याद रखने के लिए ना सिंपली ये करो, जैसे कि ये क्या हो, ये हमारी लैंड होगी और ये क्या हूँ, कौन है, मैं हूँ, ठीक है। ये कौन है, मैं हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या है मेरे पास, लगा लो यहाँ पे बिल्डिंग्स भी हैं, ठीक है। बिल्डिंग भी हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, क्लियरली डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग्स हैं। उसके अलावा क्या है, ऊपर क्या देखती हूँ मैं लेट के आसमान में, तो वहाँ पे क्या है मेरे को दिखाई देते हैं बादल भी हैं, ठीक है। तो ये जितना भी लगभग एरिया जाता है सारा का सारा हमारा किसके अंदर कवर करते हैं, हम ट्रोपोस्फेयर के अंदर कवर करते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन ये भी आया था कि जहाँ पे हम सर्वाइव कर रहे हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं, वो कौन सी लेयर है, ठीक है। तो अगर उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे तो क्लियरली बता सकते हो ना कि हाँ भाई हम कहाँ पे रह रहे हैं, ट्रोपोस्फियर में रह रहे हैं, क्लियरली क्लियर। उसके बाद बात करेंगे तो अगर थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं ना, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रोपोस्फियर खत्म हो जाती है। तो ट्रोपोस्फियर को और इसको स्ट्रेटोस्फियर को अलग करने के लिए क्या है, एक बाउंड्री लेयर है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोपोज, ट्रोपोपोज, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोपोज बोलते हैं। जैसे ही ट्रोपोपोज से ऊपर जाते हैं ना, तो हमारी कौन स्टार्ट हो जाती है, हमारी स्टार्ट हो जाती है स्ट्रेटोस्फियर, जिसमें हमारी कौन सी प्रेजेंट है, हमारी प्यारी फेवरेट ओजोन लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, जिसकी हम थिकनेस किस में मेजर करते हैं, डॉप्सन में, ठीक है, जो हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशंस, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। जैसे ही हम स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर जाते हैं तो वही एक वापस एक लाइन आती है, एक बाउंड्री लेयर आती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अब उसको ट्रोपोपोज बोल रहे थे, इसको क्या बोल देंगे, स्ट्रेटोपोज बोल देंगे। पोज का मतलब क्या होता है, वो बोलते हैं ना, एक बार भाई पोज करो, पोज करना यानी रुकना, यानी यहाँ पे टेम्परेचर ना इंक्रीज करेगा ना ही टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर जाएंगे, यानी स्ट्रेटोपोज से ऊपर जाएंगे तो कौन है वहाँ पे, मीजोस्फियर है, मीजोस्फियर, एम फॉर मिनिमम, एम फॉर मीजोस्फियर, यानी सबसे मिनिमम टेम्परेचर, सबसे लो टेम्परेचर कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, मीजोस्फियर में देखने को मिलता है, क्लियर। देन उसके ऊपर जाएंगे तो कौन हो जाएगा, मीजोपोज आ जाएगा, और फिर ऊपर जाएंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, थर्मोस्फियर। अब थर्मोस्फियर के नाम से पता चल रहा है थर्मो यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्यों है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेडिएशंस आ रही हैं। अब बहुत ज़्यादा रेडिएशंस आ रही है और गैसेस भी थोड़ी बहुत प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएंगी, जैसे ही वो हाई रेडिएशंस उन छोटे छोटे गैसेस के पार्टिकल से टकराती है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उनकी इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे वो क्या करते हैं फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज गेन करते हैं, क्लियर। इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है, आयनोस्फीयर बोला जाता है, क्लियरली। उसके बाद जैसे हम बाहर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल अर्थ के बाहर की बात करेंगे, अर्थ के बाहर का एटमोसफियर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सोस्फियर आ जाएगा। एक्सो यानी बाहर, एग्जिट हो जाओ ना, बाहर हो जाओ। वहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें, वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं सैटेलाइट्स, क्लियर। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। देखो ये तो सिर्फ ओवरव्यू था कि आखिरकार ट्रोपोपोज कैसे होती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर। लेकिन इसमें एक चीज़ और जो याद रखने की है ना, वो क्या है कि अगर हम सबसे पहले बात करेंगे ना ट्रोपोस्फेयर में, तो अब हम ऊपर जाते हैं ना, जैसे छत पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है ना। रात के टाइम पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर भी हमारा लो हो जाता है। उसके अलावा देखो ऊपर जाएंगे ना, पहाड़ों पे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होएगा हमारा, डिक्रीज करता है।
यानी ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर क्या करेगा हमारा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि ओजोन लेयर प्रेजेंट है। ओजोन लेयर क्या करती है, यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी, और जो चीज़ एब्जॉर्ब कर रही है इतनी हार्मफुल रेडिएशन को वो तो गर्म होएगी ना। गर्म होएगी तो जैसे जैसे हम उसके पास जाएंगे तो हमें क्या लगेगी, गर्मी लगेगी। यानी जैसे जैसे हम और ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब मैंने आपको बताया मीजोस्फीयर में क्या होता है, टेम्परेचर क्या करता है, वापस डिक्रीज करता है। मिनिमम टेम्परेचर होता है अराउंड -100 डिग्री टू -110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब थर्मो का मतलब क्या हो जाएगा, थर्मो का मतलब टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से याद रखना है कि सबसे पहले खुद से याद रखना है, जैसे हम पहाड़ों पे जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा, फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, फिर टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा और फिर इंक्रीज़ करेगा। यानी हमेशा क्या होता है, एक छोड़ के एक। ठीक है, इस तरीके से याद करना है। और ये लैप्स रेट को याद करने की चीज़ है। देखो अभी कंफ्यूज मत हो जाना कि कहीं सारी इतनी सारी चीज़ें हो जाए। ठीक है, लैप्स रेट क्या होता है, लैप्स रेट हो जाएगा कि जो वेरिएशंस आ रही हैं, ठीक है, वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू हाइट। ठीक है, वेरिएशन इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू हाइट, दैट इज नोन एज लैप्स रेट। ठीक है, वैसे इसको आगे थोड़ा सा कवर कर लेंगे, बट इतना ही है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब लैप्स रेट पॉजिटिव है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो लैप्स रेट नेगेटिव है। अपोजिट चीज़ चलेंगी। अगर मैं बोल रही हूँ मैं ऊपर जा रही हूँ, मेरा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये अच्छी बात है, यानी लैप्स रेट क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर, लैप्स रेट क्या है, पॉजिटिव है। इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रोपोस्फियर को थोड़ा सा डिटेल में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटमोसफेयर को थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रोपोस्फियर के बारे में। तो अब ट्रोपोस्फियर की दो चीज़ें हमें याद रखनी है। तो मेनली हमें दो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले बात आ जाती है कि आखिरकार उसकी हाइट क्या है। ठीक है, 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। 0 यानी कि इसको इंडिकेट कर रहा है, वो ग्राउंड सरफेस को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ क्या है, वेदर रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज होंगे वो हमारे ट्रोपोस्फियर के अंदर होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आखिरकार टेम्परेचर का क्या है। अगर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर क्या है, लगभग 15 डिग्री से लेके -55 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर देखने को मिलता है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर में ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो हाइट और एक ऊपर से टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में क्या है, 12 से लेके 50 किलोमीटर। अब एक चीज़ और देखो, 12 क्या सिर्फ ये 12 तक ही रहता है, नहीं, इसकी जो हाइट होती है वो इंक्रीज भी कर जाती है अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। अब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर में देखने को मिलता है इक्वेटर पे। इसलिए लगभग जो इक्वेटर होता है वहाँ पे क्या होता है, ट्रोपोस्फियर की हाइट लगभग मैक्सिमम होती है। ठीक है, हाइट क्या होती है, मैक्सिमम होती है, लगभग वो 18 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। ठीक है, और अगर ट्रोपोस्फियर की हाइट इतनी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली सी बात है ट्रोपोपोज की हाइट भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, और वहीं पे जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो इसकी हाइट क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। क्लियर, तो मेनली डिपेंड करता है कि ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि आखिरकार उसकी हाइट कब, मतलब मिनिममली कितनी चली जाती है नाइट के टाइम पे। अब देखो हाईएस्ट चली जाएगी लगभग 18 किलोमीटर के पास, और अगर लो की बात करें तो लगभग कितनी चली जाएगी, 1 से लेकर 3 किलोमीटर तक भी पहुंच जाती है ट्रोपोपोज की हाइट। ठीक है, ये 18 किलोमीटर हमारी किसकी हाइट है, ट्रोपोस्फियर की हाइट है। हो गया, नेक्स्ट हम बात करेंगे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ट्रोपोपोज आ गया हमारा। ट्रोपोपोज यानी कि ना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ना ही टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। देन बात करें स्ट्रेटोस्फियर की। स्ट्रेटोस्फियर में क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर यानी कि स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या हो जाएगा कि ना ही एक तरह से क्या हो जाएगा, स्टेबल। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टेबल। यानी कि फॉर एग्जांपल कि कोई एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। ठीक है, कोई क्या होएगा, वोल्केनिक इरप्शन हो गया। ठीक है, अब वो इतना बड़ा वोल्केनिक इरप्शन हुआ कि उसके अंदर कुछ एक जो पार्टिकल्स थे ना, वो ट्रोपोस्फियर से ऊपर जाके कहाँ पे पहुँच गए, स्ट्रेटोस्फियर में पहुँच गए। ठीक है, वो कहाँ पे पहुँच गए, स्ट्रेटोस्फियर में। अब स्ट्रेटोस्फियर क्या है, एक स्टेबल लेयर है। वो ऐसी स्टेबल लेयर है कि वहाँ पे अगर कोई पार्टिकल पहुँच जाता है ना तो लगभग वो रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, और अगर उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो उसका रेसिडेंस टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए काफ़ी सालों तक अगर कोई पार्टिकल वहाँ पे पहुँच भी जाता है तो वहाँ पे रहता है। और साथ ही साथ क्या होते हैं, जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं वो स्ट्रेटोस्फियर की जो लोअर लेयर होती है उसी में ट्रैवल करना सेफ समझते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रोपोस्फियर में तो कभी वही है, कभी बारिश आ गई है, कभी तूफान आ गया है, बहुत सारे वेदर रिलेटेड फिनोमिना होते हैं, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो वही ओजोन लेयर हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा,
ऊपर से हमारा क्या होता है, जो हमारा फ्यूल होता है वो भी ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए लगभग वो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में ट्रैवल करना सबसे सेफ समझते हैं। हो गया क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर में क्या हो जाएगा, मीजो मतलब बताया था कि सबसे मिनिमम टेम्परेचर होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं हमें, मीटियोर्स देखने को मिलते हैं। जो मीजोस्फीयर है वहाँ पे क्या होता है, लगभग जो एयर की डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है, बहुत थिन लेयर होती है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि लगभग जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में पहुँच जाता है। इसके अलावा इसके बारे में इतनी ज़्यादा स्टडी अभी तक की नहीं गई है, बट होप्स ऑफ फ्यूचर में थोड़ी बहुत की जाए, लेकिन इतना ज़्यादा बेनिफिशियल भी नहीं है, तो इसके बारे में इतना ज़्यादा साइंटिस्ट सोचते भी नहीं है। देन बात करते हैं थर्मोस्फीयर के बारे में। थर्मोस्फीयर जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है, थर्मो का मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण क्या होता है कि वो आयंस में टूट जाते हैं। आयंस यानी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर प्रेजेंट होता है। दूसरा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है, क्योंकि थर्मो है तो इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। उसके अलावा बात की जाए तो इन्हें क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट अगर करना चाहें तो इन्हें 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी, ई एंड एफ, ठीक है, 3 लेयर में इन्हें क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। और अगर सबसे पहले बात की जाए इसका टेम्परेचर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, पूछे ना सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा थर्मोस्फीयर का टेम्परेचर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो एक्सोस्फीयर, एक्सो यानी एग्जिट, यानी कि बिल्कुल इन्वायरमेंट से यानी अर्थ से अगर हम बाहर के एटमोसफेयर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अबाउट एक्सोस्फीयर या फिर मैग्नेटोस्फीयर के बारे में। तो वहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, हमें सैटेलाइट्स देखने को मिलते हैं। अब आप बताएंगे कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो देखो, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है हमारा ट्रोपोस्फेयर के बारे में। हमने थोड़ा सा किया, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में करें तो ट्रोपोस्फेयर के बारे में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। एक तो ये जो ट्रोपोस्फेयर के नीचे जो लोअर बाउंड्री लेयर है उसे क्या बोलते हैं, पीबीएल, यानी प्लानिटरी बाउंड्री लेयर। और अगर हम ऊपर वाली लेयर की बात करते हैं ना तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रोपोपोज, ठीक है। मैंने आपको बताया ना ट्रोपोपोज, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर आएगा। और जो नीचे वाली जहाँ से स्टार्टिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, हम पीबीएल बोलते हैं। पीबीएल यानी कि प्लानिटरी बाउंड्री लेयर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पेप्लोस्फेयर भी बोलते हैं, ठीक है। जो पीबीएल होती है वो क्या है, जो लोअर मोस्ट लेयर है, ठीक है, जो लोअर मोस्ट लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर की, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लानिटरी बाउंड्री लेयर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पहाड़ वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, तो उसका भी काफ़ी सारा फ्रिक्शंस वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी सारी हमें देखने को मिलती हैं पीबीएल के अंदर। अब बहुत थोड़ा सा ऊंचाई पे चले जाएंगे जहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर आनी स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद, तो उसे बोल देंगे हम ट्रोपोपोज, जहाँ पे हमारी जो ट्रोपोस्फेयर है वो ख़त्म हो जाएगी और स्ट्रेटोस्फेयर है वो शुरू हो जाएगी, उसके बीच का जो पॉइंट है उसे क्या बोल देंगे, ट्रोपोपोज। क्लियर। अब ट्रोपोस्फेयर के बारे में बाद अगर बात करें तो आ जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की जो ऊपर वाली लेयर हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, हमारी स्ट्रेटोपोज हो जाएगी, स्ट्रेटोपोज हो जाएगी, ठीक है। अब स्ट्रेटोस्फेयर से एक और क्वेश्चन आ जाता है, ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है कि डॉप्सन में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जो हाइट होती है वो लगभग 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक के लिए होती है। हाइट और टेम्परेचर तो याद रखना ही रखना है। अब टेम्परेचर की बात करें तो कहाँ पे पहुंच जाएगा, अब देखो वहाँ पे जो ट्रोपोस्फियर था उसका 56 तक पहुंच रहा था, -56। यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो 56 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। 56 डिग्री -56 टू 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये थोड़ा सा क्लियर लिखने की ट्राई करती हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, -56 डिग्री सेल्सियस से लेके 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 2 माइनस में नहीं है ये, हो गया। तो ये हो जाएगा। उसके अलावा बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हो गया ट्रोपोस्फेयर के बारे में और स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में एक और चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो है पीएस, ठीक है। अब पीएससी क्या है, पीएससी स्टैंड फॉर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। अब पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का मतलब क्या हो जाएगा, पी फॉर पोलर है यानी कि पोल्स पे देखने को मिलेगा केवल, ठीक है। दूसरा वर्ड है स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलेगी। और क्लाउड का मतलब क्या हो जाएगा, क्लाउड का मतलब हो जाएगा क्लाउड, ठीक है। यानी क्या है, ऐसे क्लाउड जो कि कहाँ पे देखने को मिलते हैं, हमें पोल पे देखने को मिलते हैं। अब ये हमारी अर्थ होगी, ठीक है, इसके 2 पोल हो जाएंगे, ऊपर का नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये सॉरी नीचे का बिल्कुल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा साउथ पोल हो जाएगा, और ऊपर का ये जो क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, क्लियर। यानी स्ट्रेटोस्फेयर जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर है वो सिर्फ हमें पोल्स पे देखने को मिलेगी, इक्वेटर या फिर साइड वाले रीजन पे देखने को नहीं मिलेगी, क्लियर। दूसरी बात क्या करेंगे कि ये बताता है कि आखिरकार पीएससी का रोल क्या है।
ठीक है। जो पीएससी होती है वो क्या है? अब देखो पीएससी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, पहली बात तो ये हो जाएगी। ठीक है, पहले तो ये नहीं सोच पाता कि पीएससी का बढ़िया रोल है कि ज्ञान नहीं है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे पीएससी का कोई अच्छा रोल नहीं है। ठीक है, पीएससी क्या करती है कि एक तरह के ओजोन को डिप्लीशन, ओजोन का जो डिप्लीशन है उसको इंक्रीज कर देगी। ठीक है, जैसे पहले तो सिर्फ मेरे क्या हो रहे थे, 5 ओजोन टूट रहे थे, अब उसको क्या कर देगी, बिल्कुल 10 गुना बढ़ा देती है। ठीक है, पहले 5 टूट रहे थे, अब उसका 10 गुना हो जाएगा, तो कितना लगभग 50 ओजोन के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, टूट रहे हैं। तो पीएससी अच्छी चीज़ नहीं है, पहली बात क्लियर होगी। अब क्यों अच्छी नहीं है, किस तरीके से काम करती है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या होता है कि 3 चीज़ें हमें याद करनी है यहाँ पे। कौन कौन सी 3 चीज़ें? 3 चीज़ें हैं। एक तो हो जाएगा हमारा CFC। ठीक है, जिसको जाना जाता है कि सबसे पहले ओजोन को जो डिस्टर्ब कर रही है वो कौन है, हमारी CFC है। ठीक है, ओजोन को कौन सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब करती है वो है हमारी CFC। ठीक है, CFC, CFC के बाद क्या है, एक और गैस जो याद करनी है वो है CH4 यानी कि मीथेन, और उसके अलावा हम क्या करेंगे, NO2। ये 3 गैसेस आपको याद करनी है। ठीक है, CFC, CH4 और NO2। अब देखो किस तरीके से काम कर रहे हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। वैसे तो इसका डायग्राम भी है, लेकिन ट्राई करना है ना कि लगभग वही हाथ से वाली बात हो जाती है कि हाथ से जो चीज़ समझी जाए उसकी बात ही अलग होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है कि हमें पता है कि ओजोन लेयर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस कहाँ से आती हैं, हमारी सन से आती हैं। ठीक है, ठीक है, नीचे क्या कर रहे हैं, एक बंदा है उसने क्या किया, जो फ्रिज का ढक्कन था उसको छोड़ दिया। ठीक है, फ्रिज का गेट उसने खुला छोड़ दिया, साइड में क्या है, एयर कंडीशनर भी खुला छोड़ रखा है। ये अभी की बात नहीं है, अभी तो बहुत सारे चेंजेस हो गए, अब तो CFC यूज़ भी नहीं करते हैं, पहले की बात है। ठीक है, तो वहाँ से क्या हो गया, जो CFC थी वो चली गई। अब ट्रोपोस्फेयर में वो रिएक्ट नहीं कर रही है, तो वो कहाँ पे पहुँच जाएगी, स्ट्रेटोस्फेयर में पहुँच जाएगी। अब स्ट्रेटोस्फेयर में कौन प्रेजेंट है, ओजोन पर प्रेजेंट है। अब जैसे ही उसने देखा, CFC बोली कि यस मैं आ गई। ठीक है, CFC कहाँ पे किसके कॉन्टैक्ट में आ गई, O3 के कॉन्टैक्ट में आ गई। ठीक है, तो हमें पता है CFC क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, यानी क्लोरीन फैमिली उसमें पूरी प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है, क्लोरीन फैमिली पूरी प्रेजेंट है। अब ये क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट कर गया, ये क्लोरीन रिएक्ट करता है ओजोन के साथ। ठीक है, अब ओजोन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, ये ओजोन के साथ रिएक्ट करके बना देता है ClO। ठीक है, साथ ही साथ क्या आ गया, यहाँ पे मीथेन भी आ गया। बताइए मैंने आपको 3 गैसेज याद रखनी है, मीथेन भी आ गया। अब मीथेन आने के बाद क्या हो जाएगा, मीथेन जैसे सी इसके साथ रिएक्ट करते तो क्या बना देगा, HCl, क्योंकि नीचे रिएक्ट नहीं कर रहा है, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में आ रहे हैं ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। और तीसरी गैसेज कौन सी थी, NO2। अब जैसे ही NO2 कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो क्या बना रहा है, ClO, और इसको इसके साथ ऐड कर दो, ClO NO2, और प्लस में क्या बन रहा था हमारा, HCl बन रहा था ना, HCl। ठीक, यानी क्या बन गई हमारी ClO NO2 प्लस में HCl, ये हमारा बन गया। ये क्या है, हमारा स्टेबल रिजर्वर है। ठीक है, ये क्या था हमारा, स्टेबल रिजर्वर, स्टेबल रिजर्वर। यानी क्या कि एक बारी तो इसने ओजोन को तोड़ दिया, यहाँ पे तोड़ दिया ना, एक बारी तोड़ दिया। ठीक है, एक बार तोड़ दिया, लेकिन दोबारा वो ओजोन को नहीं तोड़ेगा, अब वो बिल्कुल स्टेबल हो चुका है। अब वो फर्दर ना ही ओजोन का डिप्लेशन करेगा, ना ही कुछ रिएक्शन करेगा। इतनी सी बात है। ठीक है, लेकिन इतने में शांति नहीं पड़ती। ठीक है, आगे भी क्या हो जाता है, आगे आ जाता है कि इतनी सी बात पे थोड़ी ना होएगा, आगे भी तो और भी तो बाई करनी है ना। तो देखो ClO NO2 है। ठीक है, अभी ClO NO2 किसके कॉन्टैक्ट में आया, ये आ जाता है PSC के कॉन्टैक्ट में। ठीक है, PSC, अब PSC इसको देख के खुश हो जाता है कि यस अब मैं करवाऊंगा तोड़ फोड़। तो वो क्या करता है PSC, ये PSC क्या बोलता है कि अब मैं इन्हें रिएक्ट करवाऊंगा, और रिएक्ट करवा के वो क्या बना देता है, रिएक्ट करवा के वो बना देता है इस H को, सॉरी हाइड्रोजन को किसके साथ रिएक्ट करवा देगा, इस ONO2 के साथ रिएक्ट करवा देगा। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, Cl2 अलग हो गया, प्लस में HONO2 हो गया, यानी HNO3 लिख सकते हो ना इसे, HNO3 बन गया। ठीक है, ये बन गया। अब ये HNO3 है और Cl2 है।
अब Cl2 है वो टूट जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि क्लोरीन क्या है, दोबारा तोड़ने का काम करेगा। अब Cl2 के दो हैं तो अलग अलग हो जाएगा, Cl और Cl। अब ये क्या करेगा, ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि सारे के सारे रिएक्शन जो हैं वो कहाँ पे हो रही है, हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में हो रही हैं। ओजोन के साथ जैसे रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, चले चलो चले चलो Cl O बना देता है। क्लियर। अब ये Cl O ऊपर वाला और नीचे वाला Cl O, ठीक है, दोनों के दोनों Cl O, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, वो आपस में रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये क्या कर लेंगे, आपस में रिएक्ट कर लेंगे। और जैसे ही आपस में रिएक्ट कर लेंगे तो क्या बना देंगे, दो Cl के मॉलिक्यूल हैं और दो ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, यानी Cl2O2। अब वापस ये क्या करेंगे, टूट जाएंगे, किसमें टूट जाएंगे, Cl2 प्लस O2। अब ये ही रिएक्शन वापस यहाँ पे से क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी, कि वापस से Cl2 था ये टूट जाएगा और दो Cl में बना लेगा, फिर ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और ClO और ClO बना लेगा। इसी तरीके से क्या होता है कि ये रिएक्शन कंटिन्यूसली चलती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेगा, जो PSC था उसने क्या कर दिया, उसने अल्टीमेटली किया क्या है, उसने सिर्फ इतना काम किया है कि उसने स्टेबल रिजर्वर को अनस्टेबल रिजर्वर में कन्वर्ट करने का काम किया है, ठीक है। पहले जहाँ पे सिर्फ एक या दो मॉलिक्यूल टूट रहा था ओजोन का, उसने उसको क्या कर दिया, उसने उसको मल्टीपल टाइम इंक्रीज कर दिया टूटने को। इसलिए क्या है कि PSC के कारण क्या हो जाएगा, ओजोन का डिप्लेशन बहुत ही ज़्यादा हायर रेट पे इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें तो क्या जाएगा हमारा, मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर के हम बारे में हमने बात कर ली कि मीजोस्फीयर में क्या है, टेम्परेचर क्या होता है, -110 के पास होता है, सबसे मिनिमम टेम्परेचर होता है। मीटियोर्स वगैरह देखने को यहाँ पे मिलते हैं, इतनी ज़्यादा यहाँ पे स्टडी अभी तक नहीं की गई है। क्लियर। उसके अलावा बात करें तो आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे आयंस वगैरह की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट बात करें तो एग्जोस्फीयर यानी कि अर्थ से बाहर की अगर हम बात करेंगे, वहाँ के किस तरीके का टेम्परेचर है, किस तरीके से इन्वायरमेंट है, सैटेलाइट्स वगैरह है, उसके बारे में बात करेंगे तो वो हो जाता है हमारा एग्जोस्फीयर। क्लियर। मैग्नेटोस्फीयर यानी कि क्या है, अर्थ की खुद की एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, वो चार्ज एग्जिबिट करती है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटोस्फीयर बोलते हैं। तो अभी देखो ट्रोपोस्फीयर को भी थोड़ा सा डिटेल में हमने कर ही लिया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा अभी आ ही गया तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो क्या है, सबसे जो लोअर बाउंड्री की लेयर है उसे हम क्या बोल देंगे, PBL बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद जाती है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर जाओगे तो क्या आ जाएगी, ट्रोपोपोज। उसके ऊपर जाओगे तो क्या आ जाएगी, लोअर स्ट्रेटोस्फियर। लोअर स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगी हमारी मिडल स्ट्रेटोस्फियर या फिर ओजोन लेयर, और उसके ऊपर क्या आ जाएगी हमारी स्ट्रेटोपोज आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट बात करें तो ये वही वापस डायग्राम, एक और डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रखा है, जाना जाता है होमोस्फेयर एंड हेटेरोस्फेयर। जो होमोस्फेयर होता है वो क्या होता है, होमो का मतलब होता है यूनिफॉर्म या फिर सेम, ठीक है। होमो का मतलब क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म या फिर सेम हो जाएगा, यानी कि जहाँ पे कंपोजिशन सेम होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ पे से सांस ले रही हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि नहीं मैंने तो सिर्फ ऑक्सीजन लिया है, मेरे अंदर नाइट्रोजन नहीं गई है, नहीं, सारे के सारे गैसेस इस तरीके से मिक्स हैं कि हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन में मिक्सअप होती हैं। उसे क्या बोलते हैं, होमोस्फीयर बोलते हैं। देन आ जाता है हिटेरोस्फीयर। हिटेरोस्फीयर का क्या मतलब है, हिटेरो यानी कि डिफरेंट, यानी कि उनके मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग वो एस्टेब्लिश है। किस तरीके से, देखो जो होमोस्फीयर है ना, वो लगभग कहाँ तक लाई कर रहा है, वो हमारा लाई कर रहा है मतलब लोअर पार्ट ऑफ थर्मोस्फीयर तक लाई कर रहा है लगभग, ठीक है। जैसे इसमें दिखाई भी दे रहा है कि लगभग कहाँ पे है, जो लोअर पार्ट ऑफ थर्मोस्फीयर है वहाँ तक क्या है, हमारा होमोस्फीयर देखने को मिलता है। उसके अलावा बात करें तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हमारा हिटेरोस्फीयर देखने को मिलता है, ठीक है, हिटेरोस्फीयर देखने को मिलता है। जो मतलब जहाँ की कंपोजिशन इस तरीके से है कि भारी चीज़ जो होगी वो कहाँ पे होगी, नीचे होगी, और जो हल्की चीज़ होगी वो ऊपर होगी। लेकिन होमोस्फेयर में ऐसा कुछ नहीं है कि भारी हल्की कुछ नहीं है, सारी की सारी आपस में इस तरीके से मिक्सअप है कि ये नहीं बोल सकते कि ये भारी चीज़ है ये हल्की है, हाँ, बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स है, उसे हम बोलते हैं होमोस्फेयर। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो का मतलब हो जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि जो जितने भी फिनोमिनाज हैं, ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड हैं, एनर्जी से, हीट से रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, थर्मो के अंदर आ जाएंगे, ठीक। वो किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मो का मतलब क्या हो जाएगा, थर्मो का मतलब हो जाएगा हीट, ठीक है, और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, चेंज, ठीक है। डायनेमिक्स का मतलब चेंज हो जाएगा, यानी कि
थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स स्पेसिफिकली अगर बात करें तो एक तरह के फिजिक्स की क्या है, हमारी एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है, ठीक है। फिजिक्स की एक ऐसी इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में बात करते हैं? टेम्परेचर रिलेटेड के बारे में, टेम्परेचर से रिलेटेड या फिर हीट से, एनर्जी से, रेडिएशन से, वर्क से, उनके बारे में बात करते हैं, उसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है? लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ लॉज के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके से पहले जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है हमारा, ये जाना जाता है कुछ एक टर्म से पहले, तो सिर्फ एक इक्वेशन करते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन सिंपल सी है बिल्कुल, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। अब यहाँ पे देखो, ये एच है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट करेगा एंथैल्पी को, ठीक है। जो यू है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है इंटरनल एनर्जी को। जो पी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को। और जो वी है वो रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को, ठीक है। तो मोटा मोटी क्या करना है, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है कि आखिरकार एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है। वो खांसी के कारण थोड़ा बोला नहीं जा रहा मुझसे, इसलिए थोड़ा सा बीच में वीडियो पॉज करनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ा खांसी का इशू रह ही रहा है, थोड़ी तबीयत अभी भी ख़राब चल ही रही है। एनीवे, तो ये याद रखना है, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। माइनस का निशान नहीं है, ये इज इक्वल टू का निशान है, ठीक है। इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ठीक है, हो गया। दूसरी एक चीज़ क्या जाती है, हमें बताना चाहिए एंट्रोपी क्या होती है। देखो, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी क्या होती है? रैंडमनेस होती है, ठीक है। डिग्री ऑफ रैंडमाइजेशन या फिर डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अब जो भी मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, वो एक दूसरे से मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, इतने डिस्टेंस पे होते हैं कि वो एक दूसरे के पास होने का फोर्स तक एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, ठीक है। तो क्या करते हैं, रैंडमली ऐसे ही घूमते रहते हैं जिगजैग फॉर्म में, तो उसे क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं, क्लियर। उसके अलावा बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। किसके बारे में? गिब्स फ्री एनर्जी। यहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाएगा? क्वेश्चन आ जाएगा कि आखिरकार स्पॉन्टेनियस कब होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस कब होती है। अगर गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? प्रोसेस हमारा हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अगर क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी हमारी नेगेटिव है तो प्रोसेस क्या हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अगर क्या है, मतलब ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो है, तो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में, ठीक है। यानी कुछ भी रिएक्शन ना नहीं हो रही है, ना वर्क फॉरवर्ड रिएक्शन में हो रहा है, ना ही बैकवर्ड रिएक्शन में हो रहा है, क्लियर। उसके अलावा किन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए? देखो, एंट्रोपी के बारे में पता चल कर लिया। उसके अलावा पता होना चाहिए कि आखिरकार सराउंडिंग क्या होता है। सराउंडिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था क्या होता है सराउंडिंग, कि जो भी चीज़ सिस्टम को इफेक्ट करती है उसे हम क्या बोल देंगे? सराउंडिंग बोल देंगे। अब एक चीज़ आ जाती है, सिस्टम क्या होती है? जिस पे हम काम कर रहे हैं, वर्क डन ऑन या फिर वर्क डन बाय, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी? हमारी सिस्टम हो जाएगी। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करती है वो क्या हो जाएगी? हमारी बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर हो जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। उसके अलावा बात करी जाए कि कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि जाननी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो देखो, प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। अभी ये क्वेश्चन लगभग इतना आता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेस हो जाए तो थर्मोडायनेमिक्स का क्या ही प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ सुन लो, इतना हो क्या है, इंटेंसिव, ठीक है, और एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, ठीक है। अब देखो, इंटेंसिव क्या होती है? इंटेंसिव यानी एक तरह से पता चल रहा है कि इंटरनल होगी, या फिर एक्सटेंसिव से पता चल रहा है कि वो एक्सटर्नल होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है? आइस क्यूब्स हैं, ठीक है। अब मेरे पास 3 आइस क्यूब्स थी और उसका टेम्परेचर लगभग कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इन आइस क्यूब्स का नंबर इंक्रीज़ कर दिया और अब मैंने कितनी ले ली? 5 आइस क्यूब ले ली। तो अब उनका टेम्परेचर में कोई वेरिएशन आएगा क्या? नहीं आएगा, वे भी सेम वही टेम्परेचर रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सटेंसिव की, ठीक है, तो एक्सटेंसिव के अंदर क्या आ जाएगा? पहले मैंने क्या ले लिया था? मैंने कुछ ले लिया था 5 किलो, ठीक है। अब मैंने 5 किलो और ले लिया, तो क्या उसके कारण उसका मास या फिर वेट इंक्रीज करेगा? उसका वेट इंक्रीज करेगा, तो बिल्कुल करेगा। यानी कि अगर क्वांटिटी के कारण, क्वांटिटी जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं, क्या इंक्रीज कर रहे हैं? क्वांटिटी, क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। यानी कि एक्सटेंसिव जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं? डिपेंडेंट होती हैं ऑन द क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम।
लेकिन जो इंटेंसिव होती हैं वो क्वांटिटी के ऊपर नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी के ऊपर या फिर उसकी जो इंटरनल चीज़ें हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। वो क्या होती है, क्वालिटी, ठीक है, या फिर जो इंटरनल चीज़ें हैं उसके ऊपर बोल सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगी, हमारी इंटेंसिव हो जाएगी। और अगर एक्सटेंसिव की बात करें तो वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, एक्सटेंसिव बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा सबसे पहले लॉ आ जाता है कौन सा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल ये चीज़ बोलता है, आई थिंक एक मूवी थी वो हम सब ने देखी हुई होगी, ठीक है, ये जवानी है दीवानी शायद है ना, वही है। उसमें क्या होता है, जब रणवीर कपूर होता है और दीपिका पादुकोण होती है, वो एक पूल के पास बैठे होते हैं और दोनों उसमें पानी में क्या रखे होते हैं, पैर रखे होते हैं, ठीक है। ना ही तो दीपिका पादुकोण के पैर रणवीर कपूर के पैर को टच करते हैं, ना ही मतलब एक दूसरे के पाँव बिल्कुल टच नहीं करते हैं, लेकिन दोनों ने क्या किया, सेम पूल के अंदर पाँव डाल रखे थे, ठीक है। यानी कि क्या है, जब एक सिस्टम, फॉर एग्जांपल ए सिस्टम क्या है, जब इक्विलिब्रियम स्टेट में है किसी सी सिस्टम के साथ, ठीक है, यानी कि ए का जो टेम्परेचर है वो सी के इक्वल है और बी का भी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ए और बी भी क्या है, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। यानी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि इफ टू बॉडीज फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, with another body C, that means A and B are also in thermal equilibrium with each other। इसका मतलब क्या है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि वो सबसे पहले क्या है, दीपिका पादुकोण है, उसका टेम्परेचर, उसके पाँव का टेम्परेचर और जो पूल का वाटर का टेम्परेचर है वो दोनों बिल्कुल बैलेंस है, ए एंड सी, ठीक है। उसी तरीके से रणवीर कपूर है और जो पूल का टेम्परेचर है यानी बी एंड सी, यानी इन दोनों के अगर टेम्परेचर को अगर बैलेंस करते हैं, सॉरी मेज़र करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट ही दिखाएगा, वो दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वो क्या बोलता है, हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे फेवरेट लॉ है, सब आई थिंक सभी का होगा, ठीक है। क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। वो क्या है, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है वही मम्मी वाली बात है कि सफाई तुमसे होती नहीं है, सिर्फ कचरा इंक्रीज होता है, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि जो एंट्रोपी होती है कंप्लीट सिस्टम की, वो क्या करती है, हमेशा इंक्रीज ही करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल आपने एक रूम साफ़ किया, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम क्या है 4 से 5 दिन की छुट्टी के बाद आए, जब हॉस्टल वापस आए तो हमने देखा इतना अच्छा से क्लीन करके गए थे, लेकिन वापस भी क्या है, वहाँ पे कचरा हो गया है, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं वो जगह पे नहीं है या फिर चूहों ने काट ले, कुछ भी चीज़ है, ठीक है। तो वो क्या है कि एक तरह से वहाँ पे रैंडमनेस इंक्रीज हो गई है, यानी कि सफाई तो खुद से नहीं होती लेकिन कचरा खुद से फैल जाता है। उस तरीके से क्या है कि जो पूरे के पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी है यानी रैंडमनेस है, वो हमेशा क्या करती है, इंक्रीज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करेगी, वो डिक्रीज नहीं करेगी, ठीक है। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एक दो लॉज हैं उनके बारे में और बात करते हैं, ठीक है। दो लॉ कौन कौन से हैं, एक तो लॉ है कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरा आ जाता है हमारा क्लोशियस स्टेटमेंट, ठीक है। कौन सा सबसे पहले एक बात करें तो आ जाता है कैल्विन प्लैंक, कैल्विन प्लैंक, और सेकंड आ जाता है हमारा क्लोशियस स्टेटमेंट। कैल्विन प्लैंक क्या बोलते हैं, कैल्विन प्लैंक बोलते हैं कि 100% जो मैकेनिकल वर्क है, 100% जो मैकेनिकल वर्क है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, चाहे कोई कितनी अच्छी मशीन बना ले या फिर कितना ही बढ़िया इंसान क्यों ना हो, कितना मेहनती क्यों ना हो, लेकिन 100% कन्वर्जन होता है जो एनर्जी में यानी वर्क में लगभग लगा लो, वो क्या है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, प्लैंक। अब प्लैंक से याद रखना, प्लैंक लगाने में कितनी मेहनत लगती है ना, लेकिन 100 प्लैंक आप नहीं लगा सकते इस तरीके से याद रखना। कैल्विन प्लैंक इसके बारे में बोलते हैं कि 100% कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लोशियस, ठीक है। क्लोशियस पता चल रहा है टेम्परेचर से रिलेटेड है। वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हमेशा हम, जब उन्होंने ना एक सिंपल सी चीज़ है,
जब उन्होंने ऑब्जर्व किया ना, हमेशा उन्होंने देखा कि जो टेम्परेचर होता है ना वो हमेशा हॉट से कोल्ड की साइड ही मूव करता है, ठीक है। वो कभी भी कोल्ड से हॉट की साइड मूव नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस तभी उन्होंने बोला कि जब तक आप कुछ एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई अलग से कोई इंस्ट्रूमेंट आप जब तक यूज़ नहीं करोगे ना, तब तक हमेशा हॉट से लेके कोल्ड की साइड ही टेम्परेचर फ्लो करेगा। बिना इंस्ट्रूमेंट के कभी भी टेम्परेचर कोल्ड से हॉट की साइड नहीं जाएगा। इतनी सी बात बोलते हैं क्लोजर स्टेटमेंट। क्लियर? ये था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्ड लॉ क्या बोलते हैं? थर्ड लॉ बोलते हैं कि जो एंट्रोपी होती है ना, सेकंड लॉ ने बोला कि एंट्रोपी जो होती है वो हमेशा इंक्रीज करती रहती है, लेकिन थर्ड लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ बोलता है कि जो एंट्रोपी होती है वो भी ज़ीरो हो सकती है। अब साइंटिस्ट ने बोला कि अरे ज़ीरो कैसे हो जाएगी एंट्रोपी? एंट्रोपी तो हमेशा इंक्रीज करती है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि सुनो पूरी बात, ये सिर्फ क्या है, थ्योरेटिकल बात है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी चीज़ की, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही परफेक्ट क्यों ना हो, कोई भी चीज़, पहली बात तो परफेक्शन ही ओकर नहीं करती, तो परफेक्ट क्रिस्टल कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता था कि जो एंट्रोपी होती है किसी भी परफेक्ट क्रिस्टल की, वो ज़ीरो हो सकती है अगर उसका टेम्परेचर हम कहाँ तक ले जाएं, ज़ीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर या फिर एब्सोल्यूट ज़ीरो तक ले जाएं, तो उसकी एंट्रोपी ज़ीरो होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इतनी सी बात बोलता थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि क्या, मैंने कोई भी एक परफेक्ट क्रिस्टल ले लिया और अगर मैं उसका टेम्परेचर इतना डिक्रीज कर देती हूँ कि उसका टेम्परेचर कहाँ पे पहुँच जाए, एब्सोल्यूट ज़ीरो पे पहुँच जाए, ठीक है। यानी कि एक भी जो पार्टिकल है वो इतना सा भी मूव नहीं कर रहा। आपको पता है ना, सारे के सारे क्या करते हैं, थोड़ी बहुत वाइब्रेशन, ठीक है। कोई वाइब्रेशन करता है, कोई रोटेशन करता है, कुछ करता है, लेकिन लगभग जितनी भी टेम्परेचर जब एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है, तो लगभग वो क्या करते हैं कि थोड़ी सी वाइब्रेशन वाइब्रेशन टाइप की ही मोशन शो करते हैं। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि वाइब्रेशन भी नहीं होनी चाहिए, वाइब्रेशन भी नहीं होनी चाहिए, तभी तो हमारी एंट्रोपी ज़ीरो होगी। लेकिन सिंपल सी बात है, मैंने फिर क्या किया, मान लो कि ऐसा कोई क्रिस्टल हो गया जिसकी क्या है, जो एंट्रोपी है ज़ीरो होगी, लेकिन मैंने उसको डिटेक्ट करने के लिए मेरा क्या कर लिया, कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया कि देखती हूँ इसकी एंट्रोपी ज़ीरो है नहीं है। थोड़ी सी रेडिएशन भी अगर मैं फाल करवा रही हूँ तो भी तो उसके मूवमेंट थोड़ी सी क्या करेंगे, हिलेंगे ना, थोड़ी सी तो एंट्रोपी शो करेंगे ना, वाइब्रेशन शो करेंगे ना। तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि कोई भी ऐसा क्रिस्टल भी हो जिसकी एंट्रोपी क्या हो, ज़ीरो हो। बट फिर भी थ्योरेटिकली अज्यूम किया जाता है कि ऐसा हो सकता है अगर आप टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो तक लेके जा सकते हो तो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला लॉ क्या बोलते हैं कि अगर ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में और बी भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है ए और बी एक दूसरे के साथ भी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। फर्स्ट लॉ, एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, और क्रिएट भी नहीं कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि जो एंट्रोपी होती है वो क्या करती है, हमेशा इंक्रीज करती रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सफाई खुद से नहीं होती, सफाई हमेशा करनी ही पड़ती है। कचरा ही क्या करता है, टाइम के साथ हमेशा इंक्रीज करता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि जो एंट्रोपी होती है किसी भी परफेक्ट क्रिस्टल की, वो ज़ीरो पहुंच सकती है एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, वो भी थियोरेटिकली। अभी तक ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो अबाउट लेटेंट हीट। क्लियर? तो देखो, अभी देखो सबसे पहले बात आ जाएगी लेटेंट हीट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले पता होना चाहिए लेटेंट हीट क्या होती है, क्योंकि तो हमने छोटी क्लासेस में किया है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर लिक्विड क्या होती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है, सबको पता है, ठीक है। सिर्फ इसको रिवीजन करने की बात है, क्योंकि हम इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सब्लिमेशन क्या होता है, फ्रीजिंग कब करते थे, किसको बोलते थे। पता सब कुछ है, लेकिन दिमाग में सिर्फ इतना आता है कि हाँ पढ़ रखा है, बट क्लियर नहीं हो पाता और वहीं पे जाके मार्क्स काटते हैं, तो ऐसा कुछ करना ही नहीं है ना। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट लेटेंट हीट की, ठीक है। लेटेंट हीट, क्लियर? क्या आखिरकार लेटेंट हीट क्या होती है? अब देखो, लेटेंट हीट सिर्फ इतनी सी बात है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए मेरे को किसी भी एक चीज़ को दूसरी उसके फेज में लाने के लिए। फॉर एग्जांपल, मेरे को जो आइस है ना, अगर मुझे उसको क्या करना है कि पानी की फॉर्म में लाना है, लिक्विड की फॉर्म में लाना है, यानी सॉलिड से अगर मुझे लिक्विड स्टेट में उसे चेंज करना है, तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी। यानी इंग्लिश में बोले तो अमाउंट ऑफ द हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, दैट इज नोन एज द लेटेंट हीट, ठीक है। अब उसको वेपर में कन्वर्ट कर रही हूँ तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अगर मैं उसको क्या कर रही हूँ बिल्कुल लिक्विड में कन्वर्ट कर रही हूँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
तो वो क्या हो जाएंगे, उसके फिनोमेना हो जाएंगे। क्लियर? यानी कि अगर हम लेटेंट हीट के बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा कि अगर एक किसी भी फेज़ में चेंज हो रहा है तो उसी को कितने उस फेज़ में चेंज होने के लिए उसे कितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ नोन एज लेटेंट हीट। ठीक है, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड फेज़ में हो, चाहे वो लिक्विड से गैस में हो, किसी भी फेज़ में हो, तो अमाउंट ऑफ हीट तो चाहिए ना उसको कन्वर्ट होने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलते हैं। क्लियर? तो अब सबसे पहले बात करेंगे कोई भी चीज़ है वो क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉलिड, वो क्या है, सॉलिड में है। अब सबसे पहले सॉलिड से वो कहाँ पे जाएगी, लिक्विड स्टेट में जाएगी, और लिक्विड से जाने के बाद वो कहाँ पे जाएगी, लिक्विड गैस में, देन मतलब एक तरह से वो कहाँ पे जा रही है, गैस में जा रही है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ है वो क्या हो रही है, तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस। अगर वो कहाँ से जा रही है, सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, इसका मतलब क्या होगा, वो हो रही है मेल्टिंग, उसे क्या बोल देंगे हम, मेल्टिंग बोल देंगे। लेकिन अगर वो कहाँ पे जा रही है, लिक्विड से लेके गैस में जा रही है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, वेपर में, यानी वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है तो उसे बोल देंगे वेपराइजेशन। अब इसी चीज़ को अगर हम उल्टा करते हैं, यानी कि अगर कोई भी गैस है वो क्या हो रही है, उसको ठंडा करना है, टेम्परेचर डिक्रीज करना है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है और उसे क्या बोल देंगे हम, कंडेंसेशन बोल देंगे। देन वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी और अब उसे किस में कन्वर्ट करना है, हमें सॉलिड में। तो लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, तो जैसे फ्रीजर में क्या डालते हैं, पानी डालते हैं ना, और वो क्या हो जाता है, फ्रीज कर देते हैं उसको सॉलिड फॉर्म में, तो उसे हम क्या बोल देंगे, फ्रीजिंग बोल देंगे। क्लियर? और जितने भी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें लगी है, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में हो या फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने में, उसे हम क्या बोल देंगे, लेटेंट हीट। यानी लेटेंट हीट क्या है, हमारी अमाउंट ऑफ द हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, दैट इज नोन एज द लेटेंट हीट। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस। अब नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, हीट का ट्रांसफ़र होगा। अब वो किस तरीके से हो सकता है, सबसे पहले बात करेंगे कंडक्शन की। अब देखो, कंडक्शन यानी कि कंडक्ट करना। ठीक है, कंडक्शन यानी कि कंडक्ट करना, यानी कि यहाँ पे क्या होएगा, मेनली फिजिकल कॉन्टैक्ट की अगर हम बात करेंगे। ठीक है, अगर हम किसकी बात करते हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पे किसका नाम आएगा, कंडक्शन का। ठीक है, यानी कि अगर मैं किसी भी पैन को टच कर रही हूँ, वो गर्म था, किसी भी जैसे लोहे को गर्म करते हैं, तो अगर उसको एक साइड से पकड़ेंगे जहाँ से हम गर्म कर भी नहीं रहे ना, ठीक, तो भी वो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। गर्म चीज़ को हाथ लगाओगे तो क्या लगेगा, लगेगा, वो अपने पास जाएगा। यानी फिजिकल कॉन्टैक्ट के साथ के कारण क्या हो रहा है, जब हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है फिजिकल कॉन्टैक्ट के कारण, दैट इज नोन एज कंडक्शन। नेक्स्ट बात करें तो आ जाएगा कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन क्या हो जाएगा, अगर फ्लो हो रहा है हीट का किसके थ्रू, बाय द फ्लो ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन बोलेंगे। क्लियर? यहाँ पे क्या होता है, डेंसिटी का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एक तरह से एडवेक्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फ्लो, और कन्वेक्शन अगर हम बोले तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वर्टिकल फ्लो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो क्या आ जाएगा, रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, अगर फ्लो हो रहा है हीट का थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हो रहा है, तो वो क्या बोलेंगे हम, रेडिएशंस बोलेंगे। यहाँ पे क्या है, कोई भी मीडियम की हमें क्या है, ज़रूरत नहीं है, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, हमारा रेडिएशंस बोल देंगे। क्लियर? नेक्स्ट बात करें तो क्या है, एडवेक्शन। अब मैंने आपको बताया कि कन्वेक्शन में क्या था, वर्टिकल फ्लो हो रहा है, उसी तरीके से एडवेक्शन में क्या हो रहा है, एडवेक्शन में होगा हमारा हॉरिजॉन्टल फ्लो। अब हॉरिजॉन्टल फ्लो किस तरीके से होएगा, अब देखो हॉरिजॉन्टल फ्लो किस तरीके से हो पा रहा है, कि क्या है कि यहाँ पे क्या है, सी है, तो मेनली हमारा एडवेक्शन क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल सी से कहाँ पे जा रहा है, लैंड में जा रहा है। ठीक है, सी टू लैंड। अब हमें पता है कि जो ज़मीन होती है वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और बहुत जल्दी कि वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कि दिन का टाइम था तो क्या हो जाएगा कि जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा गर्म होगी। अब हमेशा क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा गर्म होगी तो वहाँ की हवा क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, तो वो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा, और हमेशा क्या हो जाएगी, वो कहाँ पे जाएगी, सी की साइड आ जाएगी। ठीक है, और उसी तरीके से क्या हो जाएगा फिर, एक सेकेंड। ठीक है, तो जैसे ही लैंड गर्म हुई तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेस क्रिएट हो जाएगा। स्पेस क्रिएट होने के कारण क्या हो जाएगा, फिर वो हवा कहाँ पे जाएगी, जो गर्म हवा होती है वो हल्की हो जाएगी, हल्की हो जाएगी तो वो यहाँ पे जाएगी। अब इसको भरने के लिए क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे जाएगी। तो इसी तरीके से क्या होता है कि एक तरह का हॉरिजॉन्टल फ्लो चलता रहता है।
उसी को हम क्या बोलते हैं, एडवेक्शन बोलते हैं। क्लियर। देन उसी तरीके से बात करें तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, दैट इज़ सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। सी ब्रिज क्या हो जाएगा, जब कहाँ पे से फ्लो हो रहा है, सी से लेके लैंड पे फ्लो हो रहा है। और लैंड ब्रिज क्या हो जाएगा, जब लैंड से कहाँ पे हो रहा है, सी की साइड फ्लो हो रहा है। दैट इज़ नोन एज लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज कंसेप्ट। देन हम बात करेंगे इवेपोरेशन के बारे में। अब इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ये दो टर्म है और दोनों के बीच में ही थोड़ा सा ही डिफरेंस है। क्या, इवेपोरेशन की अगर हम बात करते हैं तो चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, अगर वहाँ से एक्सेस वाटर का रिमूव हो रहा है, या फिर क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का रिमूवल हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे इवेपोरेशन। और अगर जो प्लांट्स हैं वो इवेपोरेशन के फिनोमेना को शो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, ट्रांसपिरेशन बोल देते हैं। क्लियर। अब इवेपोरेशन के फैक्टर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इवेपोरेशन के कौन कौन से मेनली फैक्टर होते हैं। अब इसको याद करने के लिए सिंपल सा याद रखना है कि आपने कपड़े सुखा रखे हैं, तो अगर आप कपड़े को यूं का यूं डाल दोगे तो उसको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आप उसको अच्छे से फैला के डालोगे, यानी कि आप क्या कर रहे हो, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर रहे हो। अगर आप उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर दोगे तो उसके कारण क्या हो जाएगा कि वो बहुत जल्दी सूख जाएगा, ठीक है। यानी कि जो वेपोरेशन है, वेपराइजेशन है, वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। उसी तरीके से क्या है, वेपराइजेशन इंक्रीज़ करेगा वो जब बहुत ज़्यादा धूप होगी या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है कि वेपराइजेशन क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा अगर हमारी ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करेगी। क्लियर। उसके साथ ही क्या हो जाएगा, अगर वेपराइजेशन है वो इंक्रीज़ करेगा, अगर बहुत अच्छी हवा चल रही होगी तो बहुत जल्दी हमारे कपड़े क्या है, सूख जाएंगे। उसी तरीके से क्या है, कुछ एक फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम हमारा इवेपोरेशन डिपेंड करता है। उसी तरीके से बात करें तो ट्रांसपीरेशन, जो ट्रांसपीरेशन होएगा वो क्या है, जो ट्रांसपीरेशन है हमें पता है कि अगर बहुत ज़्यादा क्या होएगी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा लगा लो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा कि जो लीव्स होती हैं, ठीक है, किसी भी प्लांट्स की, वो क्या हो जाएंगी, वो थिक होंगी या फिर वो बहुत छोटी हो जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ताकि मिनिमम लॉस हो सके वाटर का, इसीलिए वो क्या होती है, लीव्स वहाँ की क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। और अगर रेन फॉरेस्ट वगैरह में बात करते हैं जहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है, रेडिएशंस वगैरह भी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ के जो लीव्स होंगी वो बहुत बड़ी होती हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल साइज़, ठीक है। तो ये कुछ एक चीज़ें थी, तो इन्हें ज़रा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कंडक्शन की, तो कंडक्शन में क्या हो जाएगा, फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू क्या हो रहा है, हीट का फ्लो हो रहा है। सेकंड आ जाएगा कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन में क्या हो जाएगा, जो हीट का फ्लो होएगा थ्रू द फ्लो ऑफ लिक्विड होएगा। रेडिएशंस में क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ द हीट बाय EM वेव्स। एडवेक्शन, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ द हीट। इवेपोरेशन में क्या हो जाएगा कि सिंपल सी बात है, लॉस ऑफ द वाटर, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन लॉस ऑफ द वाटर बाय द प्लांट। अब तीन चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। कन्वेक्शन इसमें दिखाया गया है कि जैसे ही इसको हीट मिलती है तो क्या हो जाते हैं, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट हो जाएंगे, वो ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले भारी थे तो वो नीचे जाएंगे, फिर वो गर्म हो जाएंगे। तो एक तरह से क्या हो रहा है, वाटर का फ्लो होने के कारण हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, वो कन्वेक्शन हो जाएगा। अब इस आदमी ने पकड़ रखा है इसे, ये भी गर्म था और यहाँ से ये हीट यहाँ पे इसके हाथ पे भी चली गई, तो ये क्या हो जाएगा, कंडक्शन हो जाएगा। अब इसने इसको टच तो नहीं किया ना रेडिएशंस को, आग को, ये तो हाथ सेक रहा है केवल, तो वो क्या हो जाएंगी, हमारी रेडिएशंस आ जाएंगी जिन्हें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती ट्रैवल करने के लिए। क्लियर। इसके अंदर सारी सारी टाइप की रेडिएशंस आ जाएंगी हमारी, चाहे वो सोलर रेडिएशंस हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द अर्थ एनर्जी बजट। अर्थ एनर्जी बजट में हमें सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि जितनी भी हमारे पास एनर्जी आती है वो हम अज्यूम करके चलेंगे कि वो क्या है, टोटल 100% है, ठीक है। 100% सन ने हमें क्या दी है, 100% ऑफ एनर्जी दी है, ठीक है। अर्थ का हमारा जो एल्बिडो है, एल्बिडो यानी कि जो रिफ्लेक्टिविटी है वो है हमारी 30%, ठीक है। 30% क्या है हमारी एल्बिडो। क्लियर। 30% एल्बिडो होने के बाद क्या बच जाता है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि प्लांट्स कितना यूज़ करते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1%, ठीक है। तीसरी चीज़ आ जाती है कि आखिरकार लैंड है वो कितना करती है। लैंड है वो लगभग कितना एब्जॉर्ब कर लेती है, वो लगभग 51% को एब्जॉर्ब कर लेती है। पीछे ही बताया ना कि लैंड क्या करती है, बहुत जल्दी रेडिएशन, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, बहुत आसानी से वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी उसकी एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी कितनी है, लगभग 51% है। क्लियर। उसके अलावा क्या करते हैं कि जो लगभग क्लाउड्स होते हैं वो कितना करते हैं,
वो करते हैं लगभग 3%। और अगर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की तो वहाँ पे कितना हो जाता है, लगभग 16%। ठीक है, इतना याद करना है 4 चीज़ें। एल्बिडो हो गया, प्लांट्स हो गया कि प्लांट कितना करते हैं, लैंड हो गया 51% करती है, क्लाउड्स हो गया 3% करते हैं, और एटमॉस्फेयर हो गया वो लगभग 16% करते हैं। ठीक है, इतना याद करके चलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द लैब स्टेट। देखो लैब स्टेट के बारे में थोड़ा सा इस वीडियो में जस्ट हम टच करेंगे कि आखिरकार लैब स्टेट होता क्या है। वीडियो भी थोड़ी सी बड़ी बन रही है तो सिर्फ टच करेंगे कि लैब स्टेट क्या होता है। लैब स्टेट हो जाता है कि कितनी वेरिएशंस आ रही है टेम्परेचर में विद रिस्पेक्ट टू इट्स हाइट। टेम्परेचर में कितनी वेरिएशंस आ रही है। ठीक है, जैसे मैं क्या कर रही हूँ, जैसे ही मैं ऊपर जा रही हूँ तो मेरा टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो वहाँ पे मेरा लैब स्टेट हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब एक बात याद रख के चलना कि हमेशा जैसे हम ऊपर जाएँ ना तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है, डिक्रीज करना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छी बात है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पॉजिटिव का सिंबल यूज़ करते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज करेगा, कई बार टेम्परेचर इंक्रीज भी कर रहा है जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन के उल्टा हो जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन, और वो हमारे लिए इतना अच्छी बात नहीं है, तो हम वहाँ पे साइन यूज़ करेंगे नेगेटिव का, यानी लैब स्टेट क्या है, नेगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट ELR कि इन्वायरमेंटल लैब स्टेट क्या होता है, ALR उनमें डिफरेंस क्या है, DLR जो कि ALR के ही टाइप हैं, और SALR। ठीक है, जो DLR है और SALR है वो ALR के ही टाइप हैं, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस लेक्चर में जितनी भी चीज़ें कवर की हैं हमने वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो ऑब्वियसली आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपको उसका रिप्लाई दूँ। तो अब तक के लिए वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, एक छोटा सा लाइक कर सकते हैं जस्ट टू सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच।